जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जियोग्राफी की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भू आकृतिक प्रदेश। आज हम लोग पूरे भारत के जितने भी भू आकृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय से। ठीक है, सामान्य परिचय से बात करेंगे तो भारत एक विशाल देश है जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। ठीक है, यदि पूरे विश्व में पूरे विश्व में यदि देशों की गिनती की जाए तो 200 के आसपास देश हैं, छोटे छोटे करके। ठीक है, और जिनमें भारत कौन सा स्थान रख रहा है तो 7वां स्थान रख रहा है। भारत जब इतना बड़ा देश है तो इसकी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी एक आकृति है, और आकृति में भी अलग अलग भूभाग पाए जाते हैं। इसीलिए क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि भारत की जो भू आकृतिक संरचना का जो निर्माण है, भारत का जब निर्माण हुआ था वो होता है अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण और प्लेटों के विवर्तने की घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, और भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं, जो भू आकृतिक संरचना है, उनका निर्माण कैसे होता है तो अंतर्जात और बहिर्जात बल, अर्थात पृथ्वी जो बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये एक बाह्य जात बल में आता है। सूर्य और चंद्रमा भी बल लगाते हैं अपना। ठीक है ना, सूर्य के आकर्षक बल के कारण ही तो पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है। सीधी सी बात है, आप जियोग्राफी की क्लास देख रहे हैं, आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो अंतर्जात और बहिर्जात बल के कारण ही भारत में बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण हुआ है, सीधी सी बात है। और विभिन्न भू आकृतिक संरचना के कारण ही भारत के स्वरूप को 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात भारत के जो स्वरूप है, पूरा भारत यानी कि आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, पूरे भारत में जितने भी भूभागिक स्वरूप है उन सब के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम मैपिंग भी करेंगे, मैप के माध्यम से भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में कहाँ पर कौन सा भू आकृतिक प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, पहला भू आकृतिक प्रदेश हम लोगों ने बताया है उत्तर पूर्वी भारत का हिमालय। आप लोगों को पता है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में नेपाल के में आपको पता होगा कि नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत में माउंट एवरेस्ट नहीं है, नेपाल में है। ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी भारत में नहीं है, नेपाल में। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चोटियाँ, पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा चोटियाँ, जो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ हैं हिमालय पर्वत की, वो कहाँ पे, भारत में पाई जाती हैं। तो इसलिए एक भूभाग हम लोगों ने बांटा है पूर्वी भारत का जो हिमालय है उसको। दूसरा हम लोगों ने बांटा है गंगा यमुना का विशाल मैदान, या फिर आप इसको सिंधु गंगा यमुना, सिंधु का विशाल मैदान भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंधु नदी भी कुछ दूरी तक यहाँ पे उसका मैदान भी पाया जाता है। ठीक है, तो गंगा यमुना का मैदान। तीसरा है थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल के बारे में भी पता होगा आप लोगों को। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का अर्थ क्या होता है, प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है कि जो भूभाग 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत भी तो 3 तरफ से घिरा है, इसलिए भारत में प्रायद्वीपीय पठार भी पाए जाते हैं। पांचवा है तटीय मैदान, क्योंकि भारत क्या है, भारत के कितने 9 राज्य, भारत के 9 राज्य तट से सीमा लगाते हैं, यानी कि उनकी जलीय सीमा लगती है, इसीलिए वहाँ पे तटीय मैदान पाए जाते हैं। तो उनके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हमारे भारत के द्वीप समूह। अब द्वीप समूह तो आप सबको पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात चल रही है, लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हमारा द्वीप नहीं है, मालदीव अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में ही पाया जाता है, एक छोटा सा अलग से देश है मालदीव। ठीक है, मालदीव याद रखिए। 0 डिग्री लाइन जो इक्वेटर है, हमारी जो भूमध्य रेखा है, वो मालदीव से होकर जाती है। ठीक है ना, और मालदीव की जो ऊंचाई है समुद्र से कितनी है, केवल 6 मीटर, केवल 6 मीटर ऊंचा है मालदीव समुद्र से। तो वो एक छोटा सा द्वीप ही कह सकते हैं आप, छोटा सा द्वीप जैसा एक देश है। ठीक है, मालदीव। अब हम लोग शुरुआत करेंगे भारत, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय से, क्योंकि हिमालय सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे उत्तर की शुरुआत श्रेणी से ही शुरुआत करेंगे। तो देखिए उत्तर पूर्वी हिमालय, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 10.7% भूभाग पर पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत का जो भूभाग है ये 100% में से, यानी कि 100% भूभाग में से
10.7% भूभाग पर्वतों से घिरा हुआ है, वही हिमालय पर्वत। हम हिमालय पर्वत में भी जानेंगे कि कितनी सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनके सबके बारे में जानेंगे, चोटियाँ हैं उनकी किस तरीके से एक दूसरे से अलग होती हैं, इनके बारे में। तो 7% आप याद रखिए, उस पर क्या पर्वत पाए जाते हैं। और भारत में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बताया आपको कि भारत में पूरे विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, सबसे ऊंची चोटियां हैं, अरे भाई कंचनजंगा, मकालू, बहुत सारी जो है नामचो वर्मा, ये सारी कहाँ पे पाई जाती हैं, ये सब भारत में पाई जाती हैं। केवल जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में, और भारत और नेपाल की सीमा पर पाया जाता है, थोड़े से आगे, ठीक है ना। एक तरीके से चाइना में भी उसका भाग है, ठीक है, तो वो नेपाल में पाई जाती है। आगे देखिए, जो हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो जो हिमालय है वो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भारत कितने राज्यों में हिमालय फैला हुआ है, तो देखिए एक बार हम स्टेट देखेंगे, सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, फिर नीचे उत्तराखंड आ जाएगा, फिर आएगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और फिर जितने भी नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं हमारे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब में भी क्या पाया जाता है, हिमालय का भाग पाया जाता है, ठीक है। मैप के माध्यम से हम लास्ट में समझ लेंगे सब कुछ। आगे देखिए, और दूसरा है गंगा यमुना का मैदान, ठीक है। दूसरा गंगा यमुना का मैदान देखेंगे तो देखिए भारत के उत्तरी भाग में गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के अवसाद से जो मैदान का निर्माण हुआ है उसे गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है, और ये भारत के 43% भूभाग पर ही ये पाया जाता है। तो जो हमने सबसे पहले देखा, ये जो पर्वत हैं भारत में, सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं पूरे विश्व के, भारत में पाए जाते हैं, और वो कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं, तो 10% भूभाग पर। वहीं हमने जो गंगा यमुना के विशाल मैदान की बात की, तो वो 43% भूभाग पर पाया जाता है आपका गंगा यमुना। और सिंधु भी इसी में आती है थोड़ा सा, क्योंकि सिंधु नदी बाद में पाकिस्तान में चली जाती है, तो उसका थोड़ा जो मैदान है वो कम पड़ता है, लेकिन गंगा और यमुना पूरी तरीके से भारत में इनका मैदान होता है, इसीलिए 43% सबसे बड़ा भूभाग है हमारा मैदान का, ठीक है। तीसरा है थार का मरुस्थल। अब थार के मरुस्थल के बारे में तो आप सबने पढ़ा होगा। भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान में थार का मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। थार के मरुस्थल जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए जो राज्य हैं भारत के, जो राज्य है जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान के कुछ जिले हैं एक तरीके से, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, इनमें मारुस्थलीकरण पाया जाता है, ठीक है। मारुस्थल यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, बहुत कम, इसलिए यहाँ पे मारुस्थल का निर्माण हुआ है। वहाँ पे मारुस्थल का अर्थ होता है रेत ही रेत, ठीक है। तो एक स्थान ऐसा है भारत का जहाँ पे रेत ही रेत पाई जाती है। फोर्थ है आपका प्रायद्वीपीय पठार। अब आप कह रहे होंगे प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, मैंने पहले ही बताया आपको कि जो स्थान 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, और जो स्थान चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। इसीलिए उसको द्वीप कहा जाता है क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, और प्रायद्वीप 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मध्य भारत के भाग से लेकर दक्षिण में जो आपकी दक्षिण भारत की जो चोटियां हैं तमिलनाडु और केरल में, वो सभी प्रायद्वीपीय भारत में इनका विस्तार पाया जाता है। हम इन सब के बारे में एक नेक्स्ट लेक्चर में अलग से जानेंगे, पूरे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, थार के मरुस्थल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। आज केवल हम इनकी बात करेंगे कि ये कितने स्वरूप पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का हम लोगों ने देखा कि मध्य भारत, जो मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, ये सब प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं। फिर दक्षिण भारत में नल्ला मल्ला हो गया, इस तरीके से जावड़ी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, इस तरीके की जो पहाड़ियाँ हैं ये सारी प्रायद्वीपीय भारत के भाग के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिएगा। और यदि हम लोग प्रतिशत में जाने कि कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है, तो देखिए भारत के 27% भूभाग पर प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, 43% ये मैदान पाया जाता है गंगा यमुना और सहायक नदियों का। 10% हमने देखा पहाड़ पाए जाते हैं, जो आपके नेपाल में है, जैसे हमने बताया अभी, है ना, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये सब पाए जाते हैं। और 27% पर प्रायद्वीपीय भारत की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट में आपके अरावली, ये सब आ जाते हैं।
अरावली तो आपके राजस्थान में है, लेकिन पश्चिमी घाट में आ जाएंगे बहुत सारे पर्वत, ठीक है, छोटे छोटे। आगे देखिए पांचवा है तटीय मैदान, ठीक है। तटीय मैदान कैसे पाया जाता है? तो देखिए भारत 3 तरफ से जल से घिरा है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं, और इसीलिए भारत के 9 राज्य समुद्री तटरेखा से लगते हैं। मतलब जो भारत के जो 9 राज्य हैं उनकी सीमा किससे लगती है? तो जल से लगती है, अर्थात समुद्र के जल से लगती है। तटीय राज्य हैं वो, ठीक है, उनकी सीमा किसी देश से नहीं लगती है। लास्ट में जिस तरीके से भारत के पूर्व में क्या पाया जाता है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इसीलिए उनसे सटे हुए जो भी राज्य हैं 9 राज्य हैं, ठीक है। हम इनको एक बार देख भी लेंगे मैप के माध्यम से भी। जैसे हम इनका नाम देखें, 9 राज्य में सबसे पहले सबसे ज़्यादा शुरुआत में पड़ता है गुजरात। सबसे ज़्यादा सीमा भी गुजरात की ही लगती है तट से, ध्यान रखिए। गुजरात के बाद आ जाएगा ठीक नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आ जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद थोड़ा सा छोटा सा राज्य है गोवा, गोवा आ जाएगा, फिर केरल आ जाएगा, फिर इधर जाएंगे तो तमिलनाडु, फिर आ जाएगा तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 9 राज्य हैं टोटल, और इनकी जो सीमा किससे लगती है? केरल, केरल भी याद रखिए, शायद मैंने पीछे बोल दिया था केरल। तो इस तरीके से 9 राज्य हैं जिनकी सीमा तट से लगती है, इनके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में है द्वीप समूह, ठीक है ना। भारत के द्वीप समूह की बात करेंगे तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो आपका मिनी गाय है, अमन द्वीप समूह पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, जबकि लक्षद्वीप अरब सागर में पाया जाता है। क्योंकि भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, और उसमें क्या पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर है, और जिसमें क्या पाया जाता है? इसमें लक्षद्वीप और मिनी गाय वगैरह पाए जाते हैं। अब बारी है मैप से जानने की, ठीक है। थोड़ा सा हम देखिए, ये हमने लिखा था मिनी गाय, तो ये यहाँ पे मिनी गाय आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मिनी गाय है। अब हम मैप के माध्यम से जानेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, ठीक है, ये भारत का भूआकृतिक मैप है ना। और ये हैंड तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले हम उत्तर से शुरुआत करेंगे। उत्तर में हिमालय पर्वत, तो ये देखिए आपको दिख रहा है, ये सारी जो चोटियाँ हैं, देखिए ट्रांस हिमालय है, ये लिखा है ट्रांस हिमालय है, ये वृद्ध हिमालय है, ये वाली पूरी वृद्ध हिमालय है। फिर तीसरे नंबर पर है लघु हिमालय, ठीक है, और लास्ट में शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार ये उत्तर भारत का जो हिमालय है इसके पार्ट हैं, ठीक है। ट्रांस सबसे उत्तर में पड़ता है, फिर वृद्ध पड़ता है, फिर लघु, फिर शिवालिक, इस तरीके से पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको हिमालय के बारे में, ठीक है। और हिमालय इधर से ये नेपाल, सिक्किम, भूटान होते हुए ये पूर्वोत्तर हिमालय है, ठीक है। पूर्वोत्तर इसमें आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये सब इधर आ जाएंगे पूर्वोत्तर भारत में। तो ये क्या है? ये पूर्वी हिमालय है। पूर्वी हिमालय इतना पाया जाता है भारत में, 10% भूभाग पर पाया जाता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं हिमालय। फिर इसके बाद हमने दूसरा देखा था सेकंड नंबर पे गंगा यमुना का विशाल मैदान। ये आपको गंगा यमुना का विशाल मैदान, क्योंकि ऊपर से नदियाँ ये निकलती हुई आती हैं, गंगा यमुना, फिर उनकी जो सहायक नदी हैं शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, राप्ती, ये उनकी सहायक नदियाँ हैं। और जब ये आती हैं तो ये सारी नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है, और उनकी सहायक नदियों के बाद ये डायरेक्टली फिर यहाँ से निकलते हुए लास्ट में पश्चिम बंगाल से अरब के उसमें बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा जो अवसाद से जिस मैदान का निर्माण होता है, ठीक है, उसको गंगा यमुना का मैदान कहते हैं, है ना। तीसरा हम लोगों ने देखा था थार का मरुस्थल। तो ये देखिए राजस्थान का भूभाग है, और राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये देखिए थार का मरुस्थल, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है थार का मरुस्थल। तीसरा हमने देखा था। और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा हुआ ये है कच्छ का रण। ये कच्छ का रण ये कहाँ है? ये गुजरात में पाया जाता है। कच्छ की खाड़ी का नाम सुना होगा, ये कच्छ की खाड़ी है। फिर यहाँ खंबात की खाड़ी है। ये भी जो प्लेस दिख रहे हैं ना आपको, ये कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी है, छोटी छोटी खाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो कच्छ का रण भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो ये देखिए ये गंगा यमुना के मैदान से ठीक नीचे शुरुआत होती है, तो ये सारा जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये इतना ये जो है यहाँ तक ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। और ये प्रायद्वीपीय पठार में मालवा का पठार आ जाएगा, दक्कन का पठार आ जाएगा। नीचे हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था 5th नंबर पे तटीय मैदान। तो ये देखिए ये तटीय मैदान है, और ये जो तट है मैंने आपको बताया था भारत के 9 राज्य,
ये देखिए गुजरात या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु और इसके बाद आगे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और इस तरीके से भारत के 9 राज्य हैं ये जो तट पर आते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा था द्वीप के बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये बंगाल की खाड़ी का पूरा हिस्सा है और ये है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बारे में भी दिख रहा होगा आपको, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में और ये है अरब सागर और इसमें पड़ते हैं लक्षद्वीप। ये हम लोगों ने द्वीप के बारे में जाना। तो ये देखिए ये हम लोगों ने भारत का पूरा भूआकृतिक प्रदेश जाना। ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ये श्रीलंका है और ये तमिलनाडु है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में ये पंबन द्वीप वगैरह हैं। आपको पता होगा कि आप लोगों ने पाक की जल संधि का नाम सुना हुआ, एडम्स ब्रिज, राम सेतु का नाम सुना हुआ और इस ये यहीं पे है और ये जो जुड़ा हुआ है तमिलनाडु के जाफना प्रायद्वीप से, ठीक है। एक बार हम लोग 1 मिनट के लिए रियल मैप में भी देखेंगे, जो मैप हमारा है दुकान वाला उसमें देखेंगे। तो देखिए इस मैप के माध्यम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस मैप में आपको सबसे ऊपर ये देखिए हिमालय दिख रहा होगा, काराकोरम ये सब। ये देखिए हिमालय यहाँ से शुरू होता है और ये आ गया आपका पूर्वोत्तर हिमालय यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये गंगा का मैदान दिख रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक मैप है, इसमें इतने ठीक से नहीं दिखेगा, लेकिन आप देख लीजिए एक बार, आपके माइंड में ये हो जाए क्लिक बस, ठीक है। ये गंगा का मैदान है। फिर इसके बाद ये कच्छ का रण हम लोगों ने देखा था पहले ही, इधर सिंधु का मैदान है और यहाँ पर ये भारतीय मरुस्थल पाया जाता है, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रेणी है। फिर इसके ठीक नीचे हम लोगों ने देखा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद ये पश्चिम में अरब सागर है और ये आपका लक्षद्वीप है। ये देखिए दिख रहा होगा आपको लक्षद्वीप, है ना, ये लक्षद्वीप है और ये भारत की तटीय, भारत का मैप है और ये देखिए ये 9 राज्य हैं भारत के तटीय लगाते हैं, तट से जिनकी सीमा लगती है, ठीक है। ये पाक जल संधि है, ये श्रीलंका है, ठीक है। देख लिया है आप लोगों ने, इसके माध्यम से भी जाना हमने। और मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बनाएंगे भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में से ही किसी एक पर वीडियो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।